नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और हमारे साथ खास मेहमान है आज के खास कार्यक्रम के स्टेट मिरर हिंदी पे डॉक्टर शरद कोहली। कोहली साहब, स्वागत है। नमस्कार संजीव, आपको स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद जी, आज थोड़ा सा हम आपका जो स्पेशलाइजेशन है उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको ईरान और इजराइल, अमेरिका, इसकी वॉर से जोड़ के भी हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो बहुत बैलेंस और एक इंटरकनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त बनाते हैं, उसको टालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जानना ये चाहता हूं कि आप किस नजर से देख रहे हैं, वैश्विक दृष्टिकोण से बताएं थोड़ा इंटरनेशनली, कि ये वॉर किधर को मोड़ रही है दुनिया को। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं है, चारों तरफ पूरी दुनिया इससे इफेक्टेड हो रही है। संजीव, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है कहते हुए, पर यह कहना पड़ रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक बेस बन रहा है। और जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आप जाएं, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 तक हुआ था उसकी, और वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1919 तक हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो ऐसी एक छोटी सी चिंगारी जो है वो विश्व युद्ध में तब्दील हो गई थी। और विश्व युद्ध की पहचान क्या होती है कि बहुत सारे देश एक दूसरे से उलझ जाते हैं, खेमे बन जाते हैं, फैक्शंस बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाती हैं। कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है, वो उस पर हमला कर रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है। तो मुझे ये वर्ल्ड वॉर 3 का बेस बनता हुआ दिख रहा है। यहां से ईरान, देखिए, ईरान में इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो अमेरिका और इसराइल को बहुत दिन तक झेल पाएगा। उनके पास मिसाइल्स भी लिमिटेड हैं, 1500-2000 मिसाइल के आसपास हैं, बहुत सारी वो चला भी चुके हैं। कितनी और बची हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जमीन पे तो कोई उतरा नहीं है वहां पर। अभी तो हवाई हमले ही हो रहे हैं, हवाई जहाज से बम गिराए जा रहे हैं, ड्रोन से हो रहे हैं, मिसाइल से हो रहे हैं, 3 तरीके से हमले किए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का बेस बन रहा है। और जहां तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, हालांकि आप ये किसी ज्योतिषी से पूछें, वो ग्रहों दशा को बना, ग्रह दशा निकाल के बताएंगे कि क्या कहा जाता है। पर मुझे लग रहा है ऐसे हालात में, 2022 में जब शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन का युद्ध, हल्का सा बेस तो तभी बन गया था। अब ये बेस और मजबूत हो रहा है। और मुझे लग रहा है 2027-28 तक आते आते, क्योंकि ये इतना समय लगता है एक दूसरे से उलझने में, बीच बीच में ऐसा लगेगा संजीव के शांत हो गया, अब मैटर ठंडे बस्ते में चला गया। पर ये एक बार इंतकाम की जो आग है ना, और खमिनाई साहब का मारा जाना, और खमिनाई के 40-45-50 लोगों का और मारे जाना, ये इंतकाम की आग को भड़काएगा। मुस्लिम इस्लामिक देश जो हैं उनमें ये रंजिश पैदा करेगा। हो सकता है उनको ये एकजुट भी कर दे। अभी तो एक दूसरे के शिया सुन्नी का चक्कर है, और भी बड़े चक्कर हैं। पर मुझे लग रहा है आने वाले समय में मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है ये युद्ध। अभी तो युद्ध में जितने लोग मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, वो अपनी जगह है। पर आने वाले समय के लिए जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं जिनका आज जन्म हो रहा है, उनके लिए भारत भी अभी तो तटस्थ है, भारत तो बिल्कुल अलग है। पर आने वाले समय में, अगले 3 से 4 साल में, भारत को भी इसमें कहीं हो सकता है उलझना पड़ जाए किसी ना किसी कारण से। परंतु बहुत अच्छी खबर नहीं है। मैं ज्यादा, देखिए, मैं ज्यादा नेगेटिविटी पे बात करता नहीं हूं, तो मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर अभी खुदाई करना नहीं चाहता। मेरे मन के अंदर बहुत सारे विचार हैं। आपको मैं एक पिक्चर भी दिखा सकता हूं कि जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो उस समय कैसा मंजर होगा। पर आप मुझे उस पर अभी बुलवाने के लिए मजबूर मत करिए, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, निराशावादी हो जाएगा, और वो बहुत अच्छी दिखने वाली पिक्चर नहीं है। तो उस पिक्चर को अभी मैं अपने दिल में ही समेट के रखना चाहता हूँ संजीव। चलिए शरद जी, आपने कुछ नहीं कहा लेकिन आपने बहुत कुछ कह दिया, और आपने सब कुछ कह दिया है। समझने वाला समझ जाए, स्टेट मेरे के जो व्यूवर्स से सब्सक्राइबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ जाएं कि संजीव चौहान से बात करते समय आपने क्या कहा था। पकड़ना है बस आपको। मैं पकड़ चुका और मैं आपको बता रहा हूं जो आप नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मैं भी किसी और के हवाले से कह रहा हूं। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी, जे सोढ़ी साहब हैं, इस देश में वॉर हो या सैन्य सुरक्षा को लेकर, इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, जियो पॉलिटिक्स को लेकर भी बात हो, तो दहाड़ना सब शुरू करते हैं, चीखना सब शुरू करते हैं, शोर मचाना सब शुरू करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मीडिया ग्रुप विशेष का नाम नहीं लूंगा, सब जगह यही चल रहा है, टीआरपी का रगड़ा है। सोडी साहब का एक ठोक के कहना है, और वो भी जनरल नरवरे के हवाले से अक्सर कई चीजें कहते हैं, कि आने वाले 2027 या 28 साल में, ये जो अब आ रहा है 1-2 साल बाद, इसमें चाइना ताइवान से भिड़ेगा।
और वो हालात भारत को और ज्यादा है। अभी तो भारत तटस्थ हो गया है, खामोश है ईरान इसराइल वॉर में, लेकिन अगर चीन ताइवान की तरफ बढ़ता है तो फिर भारत खामोश रह के नहीं झेल पाएगा उस झपट को, पहला। दूसरे, 2030 के बाद चीन पाकिस्तान दोनों मिलके टू फ्रंट वॉर, और जिसमें कि आधा आ जाएगा बांग्लादेश। मैं आपको ये सब चीजें अब बता रहा हूं ताकि आप खुल के मेरे से बात कर सके सर। बांग्लादेश इसलिए आएगा कि बांग्लादेश से 2 साल से जो रिश्ते तल्ख हुए हैं, आगे क्या होगा, नए रिजिम में क्या होगा, ये नहीं सब पता। लेकिन चूंकि वो फौजी है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसने सब 25 साल 30 साल फौज को जिया है, उनको पता रहता है कि आर्मी की स्ट्रेटेजी क्या है। 2030 में भारत को मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। 2027 में चाइना अगर ताइवान से जाता है तो भारत का खड़ा होना ताइवान के साथ मजबूरी है। और दुनिया की कुछ देशों को छोड़ के ऐसी बाकी कोई देश और ताकतें नहीं है जो भारत को किसी न किसी तरीके से उलझाने पे आमादा नहीं है। कुछ सामने से हैं, कुछ पीछे से हैं। आप सर मेरी बात से सहमत हैं? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मैं इन सब बातों को खोलना नहीं चाह रहा हूं। मैं जो तो गालिब का शेर है, उसका एक हिस्सा है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। अभी हम रो रहे हैं इस बात को लेके, हमारा तेल फंस गया वहां पर हॉर्मूज का, और हमारे महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे सब्जी फल फिक रहे हैं जो समुद्र पे जहाज में खड़े वहां जा नहीं पा रहे। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मैं, देखिए, मैं बहुत ज्यादा खोलना नहीं चाहता। जैसा मैंने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत निराशावादी नहीं हूं, पर काश मेरे निराशावादी ना होने से ये परिस्थितियां बदली जा सकती। पर मुझे लग रहा है जो होता दिख रहा है, क्योंकि ये जो हुआ है इसको खाली ईरान के ऊपर हमला ना देखा जाए, ये विश्व युद्ध की बुनियाद रखी जा रही है, और ये बुनियाद आगे जाएगी। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, बहुत लॉन्ग टर्म रेपरकशंस जिसको बोलते हैं होंगे, और मिलिट्री फ्रंट पे भी होंगे, जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे होंगे, जियो इकोनॉमिक फ्रंट पे होंगे। ट्रम्प साहब फंस गए हैं। ट्रम्प साहब इस समय समझ नहीं आ रहा, बयानबाजी दिन दिन और रात चल रही है। हम ये कर देंगे, हम जमीन पे बूट्स उतार देंगे, और जमीन पे ये उतार देंगे, वो उतार देंगे, वो सब बातें ठीक है। परंतु ये नींव रख रहा है। उन्होंने यूके को भी काफी कमेंट मारा है, आपको पता होगा कि यूके यस। ने उनका साथ देने को मना किया। तो देखिए, आपको दरारें यहाँ पर आती थी। जैसा मैंने कहा कि विश्व युद्ध 3 का ये एक बैकग्राउंड परिपेक्ष जिसको कहते हैं वो तैयार हो रहा है, और ये मानवता के लिए अच्छा नहीं है। बस मुझे अभी इस पे तो इतना ही बोलने दीजिए। आप और मुद्दे जो हैं उस पे सवाल करिए, चलिए और मैं अपने आप को रोकना चाहूंगा यहाँ पर। शरद जी, जानना ये चाहेंगे, भले ही मिडिल ईस्ट जल रहा हो इस वक्त, एक ईरान 7 8 10 देशों से जूझ रहा हो, आज की तारीख में ईरान मजबूत है। आने वाले कल में हालात क्या होंगे नहीं पता, क्योंकि जंग में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये रिजल्ट फाइनल आता है। बीच में इफ एंड बट, ऐसा होगा और वैसा होगा, ये किंतु परंतु में नहीं रहता है। भारत की आर्थिक स्थिति कहां सर खड़ी होगी? भले ही जंग में अमेरिका, इजराइल, ईरान है, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, भारत के दोस्त भी हैं उसमें, ईरान भी भारत का दोस्त था। हम कहां खड़े होंगे इस जंग के बाद? ये जंग चले या खत्म हो जाए, छोड़ दीजिए, भारत की स्थिति इस पर सर बात करना चाहते हैं। भारत को इसके सीधे क्या इंपैक्ट आएंगे? देखिए, पहली बात तो जंग में कोई हारता जीतता नहीं है। जंग में केवल जीत होती है वो मानवता की हानि की होती है, लोगों का नुकसान होता है। केवल यही एक जीत होती है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, केवल हार ही हार होती है। जीत, कोई किसी को लगता है कि हम जीत जाएंगे तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं, कुछ हार के भी जीत जाते हैं। इसलिए युद्ध में केवल हार होती है, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है। जहां लोग मर रहे हो, जहां लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा हो, मेरा ऐसा मानना है संजीव, कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो कमजोर हो, केवल हार होगी और कुछ नहीं होगा। भारत पे आता हूं। भारत पर इसके 2 तरीके के परिणाम आएंगे। एक तो भारत को खेमे चूज करने पड़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ से परिस्थिति बिगड़ेगी, भारत को जियो पॉलिटिकली डिसाइड करना पड़ेगा अपने आप को कि वो किस खेमे में जाना चाहता है। बहुत कठिन ये परिस्थिति होगी भारत की सारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लिए, भारत की गवर्नमेंट के लिए, कि वो किस तरफ, अभी भी बयान देने में बहुत ही संकोच बरतना पड़ रहा है। आपने देखना, विपक्ष की तरफ से बयान आया कि आपने खमीनाई साहब के मारने पे एक राष्ट्र का हेड मरा, उसके लिए कोई बयान नहीं दिए। फिर उसके बाद कल बयान आया कि हम अपनी कॉन्डोलेंसेस देते हैं। बहुत कठिन हो जाता है किसी भी देश के लिए कोई भी साइड लेके बात करना। आपका एक बयान
उसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। तो एक तो इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे कि भारत के लिए कठिन परिस्थिति पैदा होगी कि वो किस खेमे में जाए, किस प्रकार की वो अपनी थिंकिंग ले, किस प्रकार का रुझान वो करे, किस तरफ करे। एक तो ये रहेगा। दूसरा, भारत का जो जो आर्थिक इम्पैक्ट है, वो तो आपको, उससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि दुनिया में लड़ाई चल रही हो, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया एक परिवार है, तो कैसे परिवार का एक आदमी अगर पीड़ित है तो दूसरे दूसरे लोग प्रसन्न रहे, नॉर्मल रहे, ये हो नहीं सकता है। आप परिवार में भी कोई बीमार होता है तो आपका सारे परिवार के मेंबर्स का रूटीन बिगड़ जाता है, उनकी मानसिकता भी बिगड़ जाती है, उनका सारा का सारा जीवन जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो भारत के ऊपर भी असर होगा। अभी देखिए, हम आज ही देखिए, अब तेल की बात हो रही थी, हॉर्मूज में हमारा 87% हम अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। ये तेल ज्यादा दिन तक रुके रहा तो अमेरिका ने तो ऐसे परमिशन दे दी, हम 30 दिन की इजाजत देते हैं आपको, आज सुबह आप रशिया से तेल ले लीजिए। अरे भैया, आप कौन होते हैं हमें परमिशन देने वाले? ठीक है, हमने तो कभी बंद भी नहीं किया था रशिया से तेल लेना, आपने कहा हम परमिशन देते हैं। चलिए, परमिशन है आपकी तो हम लेते रहते हैं, वैसे हम वैसे भी लेते रहते हैं, आप नहीं भी परमिशन देते तब भी लेते रहते। तो मुझे लग रहा है अच्छी बात है भारत में ये है संजीव, कि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं है। देखिए, जो जो चीज हमारी ड्रॉबैक होती थी, यानी कि हमारी कमी होती थी कि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं, हमारे एक्सपोर्ट $850 बिलियन के आसपास हैं, हमारे इंपोर्ट्स उसमें और $100 बिलियन के आसपास आप ऐड कर लीजिए, करीब 950 $950 के बीच में है। ट्रेड डेफिसिट रहता है हमारा करीब 90 से $100 बिलियन का, इस समय ट्रेड डेफिसिट है। तो हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं है, चाइना की तरह या और किसी ऐसे देश की तरह जो कि पूरी तरह से निर्भर है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के ऊपर। हम अपने आप में एक दुनिया है। तो मुझे इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से ऐसे युद्ध के इंपैक्ट हमारे ऊपर धीरे आएंगे, आएंगे जरूर, देर से आएंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ महंगाई पर इंपैक्ट होगा, कुछ सामान आपको मिलने वाला दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी मैं इसी युद्ध के उदाहरण लूं तो अब डॉलर के मजबूत होने से हो क्या रहा है कि डॉलर के मजबूत होने से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, कच्चा माल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, वो महंगा आएगा। तो धीरे धीरे ये महंगाई आपकी रसोई तक जाएगी। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये महंगाई धीरे धीरे चुपचाप बिना आपको बताए आपकी रसोई, आपके पेट्रोल डीजल के बिल तक जा सकती है। अगर ये $90-100 पाल करता है तो इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज को दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे आपके लिए महंगाई बढ़ेगी। तो भारत के लिए महंगाई बढ़ने की एक आशंका है अगर युद्ध लंबा चलता है। बाकी जितना बाकी देशों पे इम्पैक्ट होगा जो ग्लोबल है, उतना भारत पर इतना असर नहीं होगा। हम अपने आप में दुनिया है, आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की हम तरफ जितने जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, सामान यहाँ बनने लग जाएगा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट पर भी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अभी जो हाल में टैरिफ की वजह से हुआ, त्यों त्यों हमारे ऊपर इसका असर कम होगा, पर एक एक सीमा तक होगा संजीव। उसके बाद जब भारत को इसमें उलझना पड़ेगा आगे जाके, जैसा आप कह रहे थे, आप कर्नल सोडी की बात बता रहे थे, या जो मैंने पहले बताया कि भारत अपने आप को तटस्थ बहुत दिनों तक नहीं रख पाएगा। तो जब भारत उलझेगा तो फिर तो इसको जियोपॉलिटिकल सीधा इम्पैक्ट भी आएगा। शरद जी, फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है भारतीय, एक आम भारतीय को चिंता करनी चाहिए, पर ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं। शरद जी, कई सवाल आपके उससे निकल के आ रहे हैं। एक तो कुछ भी हो, भारत भले ही जंग का हिस्सा ना हो इसकी, मिडिल ईस्ट वाली की, लेकिन भंवर में भारत फंसा हुआ है और आगे चिंता की बात है। भारत को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, पहला। दूसरा सर, ईरान और इसराइल तो लड़ रहे हैं, इनका तो काम लड़ने का है, एक दूसरे के ऊपर बमबारी मिसाइल अपनी अपनी रक्षार्थ ही कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये दो देश लड़ रहे हैं, इनका नफा नुकसान ये जाने, जाहिर सी बात है नफा तो किसी में नहीं है जंग में, दोनों को नुकसान होगा। अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका का डॉलर कहाँ खड़ा होगा, ट्रंप की आज क्या हालत होगी और इस युद्ध के बाद? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से मेरे से सवाल पूछ रहे थे सोने चांदी का, ये जो कीमत उतनी क्यों नहीं बढ़ी, फिर बढ़ के गिर क्यों गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन है फिर भी सोने की कीमत गिर रही है। तो डॉलर डॉलर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू, अंग्रेजी में हम बोलते हैं, जो उसकी आंतरिक परिस्थिति है डॉलर की, वो अच्छी नहीं है। पर क्योंकि क्रूड ऑयल दुनिया का ज्यादातर डॉलर में ट्रेड किया जाता है, तो जो $70 पे क्रूड ऑयल था लड़ाई शुरू होने से पहले, वो युद्ध शुरू होने के बाद आज $83-84 पे खुला है। तो उससे क्या हुआ है कि डॉलर की डिमांड आप देखिए, प्रति बैरल $13 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो जब ज्यादा पे करने पड़ते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं। मैं करेंसी का फिर से नाम ले लेता हूं। उसमें यूरो है, उसमें जापानीज येन है, उसमें स्विस फ्रैंक है, ब्रिटिश पाउंड है, स्वीडिश क्रोमा है, कैनेडियन डॉलर है। इन 6 करेंसीज को मिला के एक डॉलर इंडेक्स बनती है। वो डॉलर इंडेक्स
इस समय डॉलर उस इंडेक्स के मुकाबले मजबूत हो गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। डॉलर मजबूत नहीं हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल का ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है। उस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। उस कारण से जैसा मैंने कहा कि डॉलर मजबूत होगा, तो हमारा हमारा जो बाकी भी हम सामान मंगाते हैं, वो भी सामान महंगा हो जाएगा। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, उसकी परिस्थिति खराब है। आपने कहा अमेरिका कहाँ खड़ा है? अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति खराब नहीं, बहुत खराब है। $39 ट्रिलियन का उसके ऊपर लोन है। टैरिफ अभी बीच मझधार में लटकी हुई है। ट्रंप साहब के वो जो सेक्शन 122 के अंदर टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, उस बीच ही तो ये लड़ाई शुरू कर हो गई या करवा दी गई। ध्यान भटकाने की कोशिश थी या जो भी थी, वो आप स्वयं सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ही समझते रहे। तो वो जो टैरिफ वाला बम था, वो बम तो अभी अभी रखा हुआ है। जो ट्रम्प साहब कह रहे थे मैं इतना लगा दूंगा, कोई गेम ना खेले मेरे से, ये ना करे वो ना करे, वो जो सारी बातें कर रहे थे, वो तो अभी लोग भूले हुए हैं। खुद भी वो पता नहीं भूले हुए हैं कि नहीं, या वापस उस पर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की आंतरिक परिस्थिति खराब होने की वजह से डॉलर कमजोर होगा। लॉन्ग टर्म में डी डॉलराइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपको होती दिखाई देगी। बीच बीच में ये डॉलर का ऊपर जाना, और आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप डॉलर को ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगा। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका कमजोर होगा। अमेरिका ये जो अपनी बादशाहत दिखाता है, अमेरिका जो अपनी शहनशाही दिखाता है, अमेरिका जो अपना रुआब दिखाता है, अमेरिका जो अपना रुतबा दिखाता है, अमेरिका जो अपनी दादागिरी दिखाता है, ये दादागिरी में आपको कमी आती दिखेगी। जैसे ही इसमें कमी आएगी, आपको डॉलर कमजोर होता दिखाई देगा, और दुनिया की बाकी करेंसीज आपको अपने आप मजबूत होती दिखाई देंगी। संजीव। शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत का जो होगा होगा। भारत भंवर फंसा है, आज नहीं तो कल उसको निपटना है। अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, अपनी कूटनीति, सामरिक नीति, विदेश नीति अपनी तैयार करनी होगी। सवाल भारत का है, लेकिन ये तय है कि जंग भले ही ईरान और इजराइल लड़ रहे हों, मगर दम ट्रंप, अमेरिका और उनका डॉलर भी तोड़ेगा, आज नहीं तो बहुत जल्दी आने वाले कल में। आपने बिल्कुल सही कहा है। अब तक चूंकि आपका स्पेशलाइजेशन है, इस सब का मैं सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ये जो मिडिल ईस्ट में जंग है, इससे दुबई का जो बिजनेस है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के आसपास आप कहीं भी देखिए, भारत तो बहुत करीब है, बहुत दूरी नहीं है दुबई से। इसके सर बिजनेस जो रियल एस्टेट है, गोल्ड का बिजनेस है, और इंडिया के लिए दुबई सब कुछ है। अमेरिका सब कुछ नहीं है, लंदन कनाडा सब कुछ नहीं है, ब्रिटेन नहीं है उसके लिए। हिंदुस्तानी खासतौर बॉलीवुड के लिए आज की तारीख में 5 6 8 साल से मैं देख रहा हूं दुबई सब कुछ है। लेकिन इस आग की तपिश लपटें दुबई भी पहुंची हैं। तो क्या सर दुबई पे भी कुछ असर बिजनेस पे पड़ेगा? पड़ चुका है संजीव। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दुबई यहाँ से 2.5 3 घंटे की फ्लाइट है। आप यहाँ से आप नोएडा बैठे हैं इस टाइम, या दिल्ली बैठे हैं, वहां से आप चेन्नई जाएं तो 3 घंटे लगते हैं, उतनी देर में आप दुबई पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दुबई की जो रियल एस्टेट बूम था, दुबई के देखिए यूएई के पास तेल तो खत्म होने लगा था। तो मुझे याद है बहुत साल पहले वहां के जो किंग हैं, उन्होंने कहा था कि भाई आप जो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको ऑल्टरनेट। तो उन्होंने दुबई ने टूरिज्म पे फोकस किया। दुबई में देखने की जितनी जगह है एक छोटे से शहर में, शायद आपको दुनिया के किसी शहर में इतनी जगह देखने को नहीं मिलेगी। बहुत भारतीय एट अ गिवन टाइम वहां पर सैकड़ों भारतीय टूरिस्ट पहुंचे होते हैं। बहुत महंगा भी नहीं, सस्ता पड़ता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, छोटी फ्लाइट है। वो प्रभावित हुआ है टूरिज्म और रियल एस्टेट। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने वहां शहनशाही बंगले ले रखे हैं, बड़े लैविश बंगले। बहुत सारे लोग तो रहते ही वहीं हैं, विवेक ओबरॉय साहब हैं, सोनू निगम है, और भी वो शाहरुख खान साहब का वहां पर पाम जुमेरा में बंगला वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत उसके बारे में चर्चा चलती रहती है। मुझे लग रहा है दुबई का रियल एस्टेट क्रैश करेगा, क्योंकि दुबई को बहुत बुरी तरह से ईरान ने एक तरह से आहत किया है। जगह जगह उन्होंने मिसाइल गिराई हैं, और लोग अपने आप को दुबई में सेफ नहीं मान रहे। मेरी किसी से जानने वाले से बात हो रही थी, वो दुबई से अपने आप को शारजा किसी दोस्त के यहाँ रुके हुए थे। फिर उनको कहा गया, क्योंकि शारजा और दुबई भी मुश्किल से 20 25 मिनट का रास्ता है, उनको कहा गया कि आप और दूर चले जाइए। तो एक यूएई 7 एमिरेट्स को मिला के बनता है, तो अजमान है एक और एमिरेट, वहां चले गए, वो थोड़ा और दूर है। हालांकि फिर इसके बाद पता लगा फ्यूजेरा जो एक और एमिरेट है, वहां पर उन्होंने उसकी ऑयल रिफाइनरी के पास एक बम गिरा दिया। तो यूएई बहुत छोटी सी कंट्री है, 7 एमिरेट है। आप पूरे देश को सुबह से शाम तक कार से ही ट्रैवल करें तो आप कवर कर सकते हैं, और दुबई तो बहुत ही छोटा है। तो दुबई की रियल, मुझे लग रहा है आपके शो के माध्यम से मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स मिडिल ईस्ट में रहते हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट क्या यूरोप और अमेरिका में भी रहते हैं, मैं उनको एक व्यक्तिगत संदेश देना चाहता हूं। मुझे इन देशों का क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कठिन काम है जो आप मैं कह रहा हूं, और आप शायद कर पाए ना कर पाए।
आपको अपने देश, अपने वतन वापस लौटने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर देना चाहिए। आपका वहाँ बिजनेस है, नौकरी है, घर है, बच्चे हैं। समय लगेगा लपेटते लपेटते, इतनी जल्दी कहीं से बोरी बिस्तर उठा के नहीं जाए। मेरी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते ये सलाह है कि इन देशों का भविष्य आगे आर्थिक तौर पर, मुझे आर्थिक क्या, अब तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं नजर आता है। तो इसलिए आप जितनी जल्दी वहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के यहाँ पर आएंगे उतना अच्छा है। आपको कंसिडर करना चाहिए, आपको इस पे सोच विचार करना चाहिए। अपने जो वहाँ एसेट्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सबको धीरे धीरे लिक्विडेट करके भारत में ले आइए। मैं ये नहीं कहता कि भारत सदा सुरक्षित रहेगा, जिस विश्व युद्ध की हमने बात करी संजीव शुरू में, पर भारत इसमें बहुत आगे जाके उलझेगा। आप रिलेटिवली भारत में सेफ रहेंगे और भारत में लाया हुआ पैसा आपका बढ़ भी जाएगा, क्योंकि वहां की करेंसी भारत से मजबूत है। आप दुबई भी 25 रुपए का इस टाइम दिरहम हो रहा है, तो आप दिरहम यहाँ लेके आएंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। आप ब्रिटेन में 110-120 रुपए का पाउंड हो रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा। डॉलर भी 92-91-92 का है। आप लेकर आइए और यहाँ पर निवेश करिए, यहाँ पर नौकरी ढूंढिए, यहाँ पर बिजनेस करिए। ये मैं आपको निजी तौर पर सलाह देना चाहता हूँ। और अगर आप मेरी बात को परखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब आप फिर मैं आपसे संजीव जुड़ूंगा और पूछूंगा कि जो मैंने आज यानी कि 6 मार्च को बोला था वो कहां तक सार्थक हो रहा है। तो इसलिए दुबई की परिस्थिति अच्छी नहीं है इस समय। वहां की दो ही चीजें इस समय मशहूर हैं, टूरिज्म मशहूर है, रियल एस्टेट मशहूर है। दोनों ही इन हमलों की वजह से इस समय समस्या में फंस गया है। ये आपने आगाह किया है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर कर रहे हैं। 6 मार्च 2026 को स्टेट में हिंदी पे संजीव चौहान के साथ। 2 साल बहुत जल्दी निपट जाएंगे। हालात दुनिया के ठीक नहीं है। शरद जी, हमारे पास 6 मिनट बामुश्किल बचे हैं, लेके हम फाइनली आते हैं कि मिडिल ईस्ट की इस वार का भारत में गोल्ड यानी ज्वेलरी, सिल्वर, इस पे क्या असर पड़ेगा, और इसके बाद हम बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये आपकी विशेषज्ञ योग्यता है। नहीं, ऐसा ऐसा संजीव कुछ नहीं है। मैं गोल्ड सिल्वर पे पीछे काफी बोल रहा हूँ और बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर पे मुझसे बुलवाते हैं। मेरी विशेषता तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस के सभी विषयों पर रहती है। मैं स्टॉक मार्केट्स पे भी बहुत बोलता हूँ, सारे ही निवेश के संसाधनों पर बोलता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे भी बोलता हूँ। पर ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए, बिल्कुल देखिए, गोल्ड आपने देखा कि जब युद्ध छोड़ा 5,400 तक गया। मैं कॉमेक्स के डॉलर की बात कर रहा हूँ पर आउंस पे। भारतीय रुपए में करीब 1,70,000 तक गया। और उसके बाद फिर इसमें करेक्शन आई तो लोग हैरान हुए कि भाई ये तो बोला करते थे कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हैं तो सोना चांदी बढ़ते हैं, ये सोना चांदी वापस की तरफ कैसे कदम बढ़ा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन का साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी, उससे यूएस डॉलर यानी डॉलर इंडेक्स, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ गया। वो 97 पे खड़ा था, 97.5 पे बढ़ के 99 के ऊपर चला गया। जैसे ही डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, सोना थोड़ा सा नीचे जाता है। पहली बात आपको ये समझनी होगी। परंतु जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है संजीव, वो, और दूसरा चांदी की भी बात कर दूं, क्योंकि चांदी में ऐसा लगने लगा कि भाई ट्रेड डिसरप्शन हो जाएंगी, अब तो शिप्स आ जा ना रही हैं। तो 55% चांदी, आपको याद होगा आप ही के शो पे मैंने कहा था कि वो तो एआई डेटा इक्विपमेंट में, सोलर सेल्स में, ईवी में इस्तेमाल हो जाती है। तो भाई इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये इनकी आवाजाही रुक जाएगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो इसलिए चांदी की डिमांड कम हो जाएगी। चांदी के लिए एक एडिशनल रीजन ये भी था, हालांकि सोना चांदी एक साथ ऊपर नीचे जा रहे थे, चांदी ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा था, सोना उससे कम जा रहा था। वो उनकी नेचुरल चाल है, चांदी ज्यादा चंचल है, वो ज्यादा भागती है ऊपर भी और नीचे भी। परंतु मूल मुद्दे की बात यह है संजीव, जो हमने शुरू में बात जहां से शुरू करी थी, कि अगर ये विश्व युद्ध का एक परिपेक्ष बन रहा है तो सोना चांदी यहां से बुलिश है। सोना चांदी ऊपर जाएगा। आप इसको लंबे वक्त के लिए अगर रखते हैं, 2 से 5 साल का नजरिया, आपके शो पे मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहराना चाहूंगा। आज भी मैं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ खड़ा हूं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से लेनी चाहिए। हम और संजीव एक एनालिसिस कर रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। आज की परिस्थिति क्या है। तो लंबे वक्त के लिए जो भी रखेगा उसको इसमें बहुत अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। जो परिस्थिति दुनिया की बन रही है, ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको विचलित नहीं करने चाहिए। अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, 15 दिन, 2 महीने, 1 महीने के ले रहे हैं, तो आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है। क्योंकि कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। आपके दिल की धड़कन ईसीजी की तरह, ये ईसीजी का जैसे चार्ट होता है, ऐसे 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 करके उसको ऊपर नीचे करेगा। तो इसको लेके लंबे वक्त के लिए रखिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, 2 से 5 साल के लिए मुझे सोना चांदी बहुत बुलिश दिखाई देता है।
शरद जी, आपने जो पॉडकास्ट एक मेरे साथ किया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें आपने साफ कहा था कि सोने के साथ सोना सीख लीजिए तो चैन मिल जाएगा, सोने के साथ जागते बिल्कुल। रहेंगे तो नींद हराम हो जाएगी। और सच में आप वही बात दोहरा रहे हैं और बिल्कुल। वही कुछ चल रहा है। 20 दिन हो गए, और वही 20 दिन देखने में को मिल रहा है। वही सब सामने है कि सोने के साथ सोना जी। सीखिए। अगर नींद हराम करेंगे तो आप जिम्मेदार खुद हैं। सोना लीजिए और भूल जाइए जी। 2-3 साल के लिए, तो जी। सोना आपका सगा जी। हो पाएगा। वरना सोना और चांदी की चमक जो है आपको चुंधिया देगी। शुक्रिया। शरद कोहली साहब, बात करने के लिए स्टेट में थैंक यू हिंदी सो मच। पर संजीव चौहान से थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद।